नमस्कार दोस्तों। अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे फॉरेस्ट एसआई वन दरोगा केस एमसीक्यू बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो सेशन में मैं कुछ मिक्स्ड तरह के प्रश्न लेकर के आया हूं। कुछ प्रश्न हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से रिलेटेड हैं, कुछ प्रश्न मेरे जंगलों से वनों से रिलेटेड हैं और कुछ प्रश्न राष्ट्रीय उद्यानों के रिवीजन से और नए प्रश्नों से रिलेटेड है। तो आज आपको मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए इससे पहले कि मैं सेशन प्रारंभ करूं, यदि आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा उसे दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए सीधे प्रारंभ करता हूं आज का सेशन और आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। आपको सही कथन बताना है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के बारे में, यूएनईपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में आयोजित स्टॉकहोम बैठक में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जो पर्यावरण से संबंधित विश्व का पहला सम्मेलन था, उस सम्मेलन में इस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का गठन या इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कथन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना दिवस को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा। यूएनईपी की पहल पर 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 5 जून को पर्यावरण दिवस? क्योंकि ये जो स्टॉकहोम बैठक थी ये 5 जून 1972 को प्रारंभ हुई थी। तो यूएनईपी की पहल पर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ना कि यूएनईपी के स्थापना दिवस को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो है नैरोबी में। और नैरोबी कहां है? नैरोबी है केन्या में, और केन्या कहां है? अफ्रीकी महाद्वीप में। यानी कि जो यूएनईपी है उसका मुख्यालय कहां स्थित है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपके प्रश्न का उत्तर यदि देश पूछा जाए तो केन्या हो जाएगा, या फिर अगर नैरोबी ऑप्शन में है तो आपका हो जाएगा नैरोबी। बात करें इसके यूएनईपी पे और क्या प्रश्न बनते हैं, तो यूएनईपी पर प्रश्न बनता है इसके प्रथम अध्यक्ष को लेकर के। तो वो हो जाएगा आपका मॉरिस स्ट्रॉन्ग। कनाडा के ये व्यापारी थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग, जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा कई बार ऑप्शन में मुस्तफा कमाल तोलबा भी होता है। ये पहले नहीं थे बल्कि ये दूसरे थे। मुस्तफा कमाल ये कौन से थे? ये दूसरे थे। अगर आपसे वर्तमान अध्यक्ष का नाम पूछ ले कि वर्तमान में कौन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएंगे एंगर एंडरसन। एंगर एंडरसन। तो अब आपके लिए एक टास्क ये है कि 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है कि 2022 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। ये आपका टास्क है दोस्तों और आपको करना है। ये आपको यदि पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं पता तो पता करके बताएंगे। इस तरीके की टास्क जब आप करते हैं तो वो क्वेश्चन और उसका आंसर आपके माइंड में हमेशा के लिए फीड हो जाता है, और यदि एग्जाम में पूछ लिया तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। थीम तो मैं भी बता सकता हूं दोस्तों, लेकिन ये टास्क मैंने आपको दिया है। तो ध्यान रखिएगा, यूएनईपी की पहल पर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। मॉरिस स्ट्रॉन्ग इसके जो है पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? आयंगर एंडरसन। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पैनल, जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पैनल यानी आईपीसीसी की बात हो रही है, का गठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसके साथ मिलकर के किया? यानी ये जो जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पैनल है इसका गठन यूएनईपी के द्वारा किया गया है,
पर यूएनईपी ने इसका गठन किसके साथ मिलकर के किया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यदि पूछी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, आपसे पूछी जा सकती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है 23 मार्च 1950 को। ध्यान रखिएगा ये तिथि, 23 मार्च 1950 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है। इसी वजह से 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो आपसे पूछ ले कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 मार्च को। अगर पूछा जाए कि मैंने यहां पर टिक गलत कर दिया दोस्तों, बोल तो मैं सही रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, इसको टिक को हम सही कर लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और जिनेवा कहां पड़ता है, जिनेवा पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। तो ये सारे प्रश्न याद रखिएगा। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्थापना हुई, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो जिनेवा में स्थित है। और इसने यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने यूएनईपी के साथ मिलकर के जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पैनल यानी आईपीसीसी का गठन किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मान के चलिए। आपसे पूछी जा सकती है 2022 की थीम, या आपसे पूछा जा सकता है किसकी पहल पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाना प्रारंभ किया गया, तो यूएनईपी की पहल पर। 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार कब मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। इस बात का फैसला तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में ही ले लिया गया था, पर पहली बार 1972 में नहीं मनाया गया। उस दिन तो फैसला हो रहा है, उस दिन नहीं मनाया गया। 1973 में भी नहीं मनाया गया। जो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया गया, तो वह मनाया गया था 1974 में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, IUCN के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए IUCN के बारे में आपसे पूछ रहा है कि IUCN के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा 60 सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार है। देखिए IUCN के बारे में पहले भी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। हमने आपसे जब हम रेड डाटा लिस्ट पढ़ाए थे तो बताया था कि 9 श्रेणियों में ये वन्य जीव और वनस्पतियों को जो है लिस्ट करता है 9 श्रेणियों में, जिसमें से हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड पढ़ा था, एंडेंजर्ड पढ़ा था, वल्नरेबल पढ़ा था, नियर थ्रेटेंड पढ़ा था। ठीक है, इस प्रकार से हमने कई निकट संकट पढ़ा था। नियर थ्रेटेंड तो निकट संकट हो गया। लीस्ट कंसर्न पढ़ा था यानी कम चिंतनीय, इसके बाद की हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। तो ये हमने जो है, लेकिन हमने फिर भी वो सारी की सारी 9 कैटेगरीज नोट करी थी जो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक में जारी की जाती हैं। तो यहाँ पर IUCN से रिलेटेड कुछ और प्रश्न आए हैं। एक तो यही है कि IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग है तथा 60 सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय करार है। अगर इस कथन की बात करें तो ये तो ध्यान रखिएगा कि 60 सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार के फलस्वरूप तो IUCN का गठन हुआ है, पर IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक पर्यवेक्षक सदस्य है, पर्यवेक्षक राष्ट्र है, पर संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो असत्य कथन की पहचान करनी है तो हमारे प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। बाकी IUCN पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, ये भी ठीक है। साइट्स उन राज्यों पर बाध्यकारी है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन ये कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। सीधी सी बात है कि साइट्स का जो एग्रीमेंट है, जो कंट्रीज ने जिस साइट्स एग्रीमेंट पर साइन किए हैं वो उस एग्रीमेंट की शर्तों को तो मानते हैं,
लेकिन कब तक? जब तक कि उनका खुद का कोई नेशनल लॉ उसके अगेंस्ट नहीं जाता। यदि नेशनल लॉ उसके अगेंस्ट है तो या तो नेशनल लॉ को सुधार करना पड़ेगा इस साइट्स एग्रीमेंट के तहत, या फिर आपको सीधी सी बात है पहले अपने देश के कानून को मानना पड़ेगा। तो साइट्स राज्यों पर बाध्यकारी है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन ये कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। तो आपसे असत्य कथन पूछा है तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ ले आईयूसीएन का मुख्यालय कहां पर है, आईयूसीएन का मुख्यालय कहां पर है, तो आईयूसीएन का मुख्यालय है गिलांड में। और गिलांड कहां पड़ता है? गिलांड पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा ये बात। आईयूसीएन का मुख्यालय कहां पर है, तो आईयूसीएन का मुख्यालय ग्लैंड में, ग्लैंड पड़ता है स्विट्जरलैंड में। अगर पूछ ले आईयूसीएन की स्थापना कब हुई है, तो आईयूसीएन की स्थापना हुई है अक्टूबर 1948 में। अक्टूबर 1948 में आईयूसीएन की स्थापना हुई है। आईयूसीएन का मुख्यालय कहां पर है, तो आईयूसीएन का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये रेड डाटा बुक जारी करता है जिसमें 9 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जाता है वन्य जीवों को और वनस्पतियों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के तौर पर भी पहचाना जाता है? यूएनडीपी को, आईयूसीएन को, साइट्स को या सीडब्ल्यूएटी को? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साइट्स, यानी साइट्स को वॉशिंगटन कन्वेंशन के तौर पर भी जाना जाता है। साइट्स है क्या चीज? तो ध्यान रखिएगा साइट्स एक एग्रीमेंट है देशों के बीच में। इसमें क्या होता है कि जंगली जानवर, जो वन्य जीव होते हैं हमारे, जंगली जानवर एवं वनस्पति, या हम इसे कह सकते हैं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व पर खतरा न हो, उनके अस्तित्व पर खतरा न हो, इस प्रकार का जो एग्रीमेंट किया गया है वो साइट्स के तहत किया गया है। और इसी साइट्स के तहत 3 प्रकार के परिशिष्ट बनाए गए हैं, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, और उनमें वन्य जीवों को रखा गया है। तो इस साइट्स का मुख्य काम क्या होता है? जंगली जानवर और पौधों के जंगली जानवर एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व पर खतरा न हो। वॉशिंगटन कन्वेंशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मार्च 1973 में वॉशिंगटन में ही ये कन्वेंशन हुई थी जहां पर देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो वॉशिंगटन में ये कन्वेंशन होने की वजह से इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन कहा जाता है। ध्यान रखना वॉशिंगटन कन्वेंशन कब हुई है? मार्च 1973 में। लेकिन ये जो लागू कब हुआ है, ये लागू हुआ है आपका 1975 में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइट्स लागू कब हुआ है, तो लागू हुआ है 1975 में। हुआ कब था? तो 1973 में। कहां हुआ था? वॉशिंगटन में हुआ था। इसी वजह से इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला है, निम्न में से किस वर्ष में भारत प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन का पक्षकार बना? तो ध्यान रखिएगा यूएनईपी, यानी कि जो आपका यूएनईपी है, इसके संरक्षण में या इसकी देखरेख में जर्मनी के वॉन शहर में, जर्मनी के बॉन शहर में, बॉन ये शहर याद रखिएगा, वॉन शहर में 1979 में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में यह तय किया गया कि जो भी सम्मेलन के पक्षकार हैं वो प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करेंगे। देखिए हमने पढ़ा था कि केवलादेव में हमारे साइबेरियन क्रेन आते हैं, इसी प्रकार एक देश से दूसरे देश में प्रजातियां अपने जाती रहती हैं अपने जो भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। तो सपोज कीजिए कि एक देश से दूसरे देश में कोई प्रजाति जा रही है किसी वन्य जीव की, तो ये उड़ करके फ्लाइट पकड़ के तो नहीं चली जाएगी, 12 घंटे में चली जाएगी, इसको लगता है कि लंबा समय। तो बीच में सपोज कीजिए इसने विश्राम किया यहां पर से 1 या 2 महीने का, तो ये प्रजाति इस देश में पाई नहीं जाती, बल्कि ये प्रजाति इस देश में आती है किसी निश्चित समय पर। तो ये देशवासी इस प्रजाति या इस देश के लोग अगर इस प्रजाति का शिकार करना प्रारंभ कर दें या इसका अवैध व्यापार कर दें, इसे बेच दें, तो ये प्रजाति तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी।
इस देश में ये प्रजाति पाई जाती है, इस देश में ये प्रजाति जाती है। ये दोनों देश तो कुछ नहीं कर रहे, इसके संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं, पर यदि ये बीच वाला राष्ट्र इस प्रजाति का भक्षण कर जाए तो ये प्रजाति लुप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इन्हीं प्रजातियों के संरक्षण के लिए इन देशों के बीच में एक करार हुआ और ये तय किया गया कि हम ये सभी राष्ट्र जिन जिन देशों में ये प्रवासी प्रजातियां जाती हैं वे सभी इसका संरक्षण करेंगे। तो इस तरीके का जो सम्मेलन है ये कहां पर किया गया, ये किया गया जर्मनी के बॉन में। तो इसी वजह से इसे बॉन कन्वेंशन के तौर पर भी जाना जाता है। तो भारत प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के सम्मेलन का पक्षकार कब बना, ये प्रश्न है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सम्मेलन कब हुआ, तो ये सम्मेलन हुआ 1979 में। लेकिन भारत कब बना इसका पक्षकार, तो भारत बना है 1983 में। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का सम्मेलन कब हुआ, तो वो हुआ है 1979 में। लेकिन भारत इसका पक्षकार कब बना, तो भारत इसका पक्षकार बना है 1983 में। ध्यान रखिएगा और ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और उसके उपरांत इसका उत्तर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। IUCN के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक बार फिर से IUCN का ही प्रश्न है। IUCN विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है जिसकी स्थापना अक्टूबर 1949 में हुई थी। तो हमने पढ़ा था इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1948 में। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, जबकि आपसे पूछा जा रहा है सत्य कथन कौन सा है। तो यह वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। तो अपने स्थापना के समय से वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जानते थे। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो हम पढ़ चुके हैं मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय है ग्लांड में, यानी स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। तो यह कथन भी असत्य हो जाएगा। IUCN में केवल सरकारी सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना IUCN में लगभग 1400 सदस्य हैं, जिसमें से 1000 से ज्यादा गैर सरकारी सदस्य हैं। गैर सरकारी सदस्य, यानी कि IUCN में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। यह कथन भी गलत हो जाएगा। आपसे सही कथन पूछा है तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा B। चलिए अगला है, ग्लोबल 500 नामक पुरस्कार निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है UNEP के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। पर्यावरण से संबंधित प्रयास, उत्कृष्ट प्रयास करने वाले व्यक्तियों को ये जो है या संस्था को ये पुरस्कार दिया जाता है। ग्लोबल 500 किसके द्वारा दिया जाता है, तो UNEP के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। विशाल पांडा, लाल पांडा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर या प्यूमा। तो जब हम बात कर रहे थे IUCN में लिस्टेड प्रजातियों की, तब लाल पांडा या लाल पांडा परियोजना आपको पढ़ाई थी और उस समय आपको बताया था कि WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो सफेद पांडा या उसी को विशाल पांडा के नाम से जाना जाता है। वह WWF का प्रतीक चिन्ह है और ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये प्रजाति चीन में पाई जाती है। जबकि भारत में पांडा की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो भारत में पांडा की पाई जाती है लाल पांडा प्रजाति। और ये लाल पांडा प्रजाति सिक्किम का राजकीय पशु है। सिक्किम का राजकीय पशु है, ये हमने चर्चा करी थी। सिक्किम का राजकीय पशु है। कहां पाया जाता है, तो सिक्किम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है, ये भी हम चर्चा कर चुके थे। कैट बियर के नाम से इसे जानते हैं, ये भी हमने चर्चा करी थी। और लाल पांडा परियोजना चलाई गई थी 1996 में। किसके सहयोग से, तो WWF के सहयोग से 1996 में लाल पांडा परियोजना चलाई गई थी। ये हमने चर्चा कर ली थी। मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने आपको ये नहीं बताया था कि लाल पांडा परियोजना चलाई या प्रारंभ कहां से की गई थी। अगर बताया तो अच्छी बात है, और यदि नहीं बताया तो नोट कर लीजिए कि ये जो लाल पांडा परियोजना है इसका प्रारंभ कहां से हुआ था। तो इसका प्रारंभ हुआ था पद्मजा नायडू हिमालय जंतु पार्क से। पद्मजा नायडू हिमालय जंतु पार्क से।
और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पद्मजा नायडू हिमालय जंतु पार्क है ये कहाँ पर है, तो ये स्थित है आपका दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो लीजिए आपकी लाल पांडा परियोजना भी रिवाइज हो गई एक बार, और लाल पांडा परियोजना के साथ साथ आपका ये प्रश्न भी रिवाइज हो गया कि WWF का प्रतीक चिन्ह निम्न में से कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका विशाल पांडा। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखने हैं ये सभी, ठीक है, इन्हें रिवीजन करते रहिए। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत किस वर्ष साइट का हिस्सा बना? देखिए अगर बात करें साइट्स की कि भारत किस वर्ष साइट्स का हिस्सा बना, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइट्स का जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ, कब हुआ। तो इस विषय में हम चर्चा कर चुके हैं कि साइट्स का सबसे पहले अगर फुल फॉर्म देखें तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा, ये तो साइट्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो आप एक बार नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहें कोई हिंदी की आपने फुल फॉर्म नहीं लिखाई, तो वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। और इंग्लिश में मैं लिखा चुका हूं, नोट करा चुका हूं, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी कि वॉशिंगटन सम्मेलन, और वॉशिंगटन सम्मेलन कब हुआ था? 1973 के वॉशिंगटन सम्मेलन में ये एग्रीमेंट किया गया था, ये कन्वेंशन हुआ था, ये हमने चर्चा करी। लागू कब हुआ? तो 1975 में लागू हुआ। एक तो ये प्रश्न बनता है, यानी 3 प्रश्न बने, हुआ कब? 1973 में, लागू कब हुआ? 1975 में। तो भारत कब इसका पक्षकार बना? तो भाई साहब बात हो रही है भारतीयों की। भारतीय तो शादी के कार्ड पे जो टाइम लिखा होता है उस टाइम से भी 1 घंटे 2 घंटे लेट खाना खाने जाते हैं, तो तुरंत किसी का पक्षकार कैसे बन जाएगा? तो भारत का पक्षकार बना, तो 1 साल तो पकड़ के चलो, भारत बना 1976 में इसका पक्षकार। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1976। तो प्रश्न पूछा जाए वॉशिंगटन सम्मेलन कब हुआ, तो 1973 में। वॉशिंगटन सम्मेलन लागू कब हुआ, तो 1975 में। भारत कब इसका पक्षकार बना, तो 1976 में। चलिए अगला है, वन प्लैनेट सिटी निम्नलिखित में से किसकी पहल है? आपसे पूछा जा रहा है कि वन प्लैनेट सिटी निम्न में से किसकी पहल है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष यानी WWF की ये एक पहल है। अगला है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये प्रकाशित की जाती है आपकी UNEP के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, UNEP के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 3 मार्च 1973 को आपका जो ये संयुक्त राष्ट्र है, इसने साइट्स के लुप्त हो रहे वन्य जीव एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने वाले एग्रीमेंट पर साइन किया था। यानी आप लिख लीजिए 3 मार्च 1973 को UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइट्स के द्वारा, जो भी आपको एग्रीमेंट पर लिखाया गया था, वन्य जीव एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने वाले
करार या एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे? किसने हस्ताक्षर किए थे? यूएनजीए ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साइट्स के द्वारा जो वन्यजीव व वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पर प्रतिबंध लगाने वाला करार तैयार किया था, उस पर हस्ताक्षर करे। कब करे? 3 मार्च 1973 को किया। इसी वजह से 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। देखिए 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, लेकिन कब से मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 2013 से मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि विश्व वन्यजीव दिवस की 2022 की थीम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2022 की थीम क्या है? तो लिख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रजातियों को पुनः बहाल करना। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रजातियों को पुनः बहाल करना। पुनः बहाल करना। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र कब नष्ट हो जाता है? जब प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। तो यदि पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना है तो आपको प्रजातियों को पुनः बहाल करना होगा, और यही जो है 2022 के विश्व वन्यजीव दिवस जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है की थीम है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा देश एशिया वन्यजीव पर्यावरण नेटवर्क, दक्षिण एशिया वन्यजीव पर्यावरण नेटवर्क का सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो इसके सदस्य हैं। अगर देखें कौन कौन हैं तो अफगानिस्तान, एक नाम हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, एक नाम हो जाएगा आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, ये 5 नाम हो गए। छठा नाम हो गया भारत का, खुद का तो लिख लीजिए भारत का। इसके अलावा 2 पड़ोसी और हैं, चीन और म्यांमार। तो ध्यान रखिएगा चीन जो है इसका सदस्य नहीं है, म्यांमार भी इसका सदस्य नहीं है। तो इनकी जगह पे 2 और पड़ोसी लिखिए जिनसे सीधे सीधे सीमा तो नहीं बनती लेकिन वो इसके सदस्य हैं। एक हो जाएगा श्रीलंका और एक हो जाएगा आपका मालदीव। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और मालदीव, ये जो है दक्षिण एशिया वन्यजीव पर्यावरण नेटवर्क के सदस्य हैं। कौन से नहीं है? तो या तो ऑप्शन में म्यांमार होगा या ऑप्शन में चीन होगा। यहां आपका म्यांमार दिया हुआ है तो आप टिक करेंगे म्यांमार। यदि म्यांमार नहीं दिया होगा तो फिर ऑप्शन में क्या होगा? तो ऑप्शन में होगा चीन। चलिए अगला है, IUCN अपनी रेड डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाता है। जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको ब्लैंक पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो वे हो जाएंगे हरे पृष्ठ, यानी उसे हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सरकार द्वारा अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखिए चिपको आंदोलन की जब बात करी थी हमने, तो चिपको आंदोलन से पहले हमने खेजड़ली आंदोलन की भी चर्चा करी थी, और खेजड़ली आंदोलन के साथ साथ हमने अमृता देवी के बारे में चर्चा करी थी कि 1731 में उत्तराखंड के एक गांव में खेजड़ली के वृक्ष काटे जाने का आदेश दे दिया था मेवाड़ के नरेश महाराणा अजीत सिंह नाम था उनका, उन्होंने। तो जब वो वहां के उनके सैनिक जब वो खेजड़ली का पेड़ काटने गए थे तो अमृता देवी जी के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी और पेड़ नहीं काटने दिया था। लेकिन उस समय आज की तरह लोकतंत्र नहीं था, राजा महाराजा थे। तो जो सेनानी थे उन्होंने उन औरतों के साथ उस पेड़ को काट डाला। वहां से वो आंदोलन बहुत तेजी से पकड़ा क्योंकि हिंसक हो गया, तो महाराणा को वो आदेश वापस लेना पड़ा। तो फिर जो है वो खेजड़ली के पेड़ बहुत बड़ी मात्रा में कटने से बच गए। इसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर के बाद में चिपको आंदोलन चलाया गया।
तो ये जो खेजड़ली आंदोलन था, ये चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत था और खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी जी के नेतृत्व में चलाया गया। तो राजस्थान सरकार द्वारा अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है उन व्यक्तियों को जो पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा राजस्थान। चलिए अगला है किस नदी के ऊपर बनाए जा रहे जल विद्युत प्रोजेक्ट के विरोध में साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया? पेरियार नदी, वैतरणी नदी, कुंती पूजा नदी या वेंगई नदी? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुंती पूजा नदी। देखिए केरल का एक जिला है पलक्कड़ जिला, पलक्कड़ जिला, और उस पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन। और ये सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन बहुत ही ज़्यादा घने हैं, इतने घने हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा शांति रहती है, इसी वजह से इसे शांत घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइलेंट वैली या शांत घाटी। और इसी शांत घाटी में एक नदी बहती है कुंती पूजा नदी, और जब सरकार ने इस कुंती पूजा नदी पर जल विद्युत प्रोजेक्ट लगाना चाहा तो वहां के लोगों ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि जल विद्युत प्रोजेक्ट की वजह से ये सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बहुत बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचेगी। तो 1973 में ये साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया, और इस आंदोलन की सफलता की वजह से 1985 में इस साइलेंट वैली के जंगल को, इस सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन को नेशनल पार्क घोषित कर दिया। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों के चैप्टर में। 1985, सभी की डेट्स नहीं पूछी जाती, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण होते हैं उनकी डेट्स पूछी जाती है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1985 में घोषित कर दिया गया, और जब वो नेशनल पार्क घोषित हो गया तो मानव हस्तक्षेप तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो ये आंदोलन सफल आंदोलनों में से एक गिना जाता है। चलिए अगला है, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस राज्य से हुई थी? तो जंगल बचाओ आंदोलन बिहार राज्य से। देखिए तात्कालीन बिहार की बात हो रही है, आज आप बात करेंगे तो ये क्षेत्र झारखंड में चला जाएगा, लेकिन उस समय यानी आप लिख लीजिए तात्कालीन बिहार, तात्कालीन बिहार, वर्तमान झारखंड, जो मिल जाए आप देख लीजिएगा, वर्तमान झारखंड। ऑप्शन में झारखंड दे दिया आपको कि सर आपने तो बिहार बताया था, बिहार झारखंड दोनों दे दिया तो गड़बड़ कर दोगे आप। तो जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो ये हुई थी तात्कालीन बिहार से। क्या हुआ था कि यहां पर साल के वृक्ष पाए जाते थे, तो साल के वृक्षों की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट देते हैं सागौन के वृक्ष। तो लालची मानव, लालची नेताओं ने क्या सोचा कि साल के वृक्ष को तो काट देते हैं और इसकी जगह पे सागौन का वृक्ष लगा देते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी रिस्क है, मान लीजिए सागौन वहां पे नहीं हो पाया और तो साल का जंगल भी हाथ से जाएगा आपके और सागौन भी आपको मिलेगा नहीं। तो वहां के सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम था जंगल बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन में एक नारा दिया गया, एग्रीड गेम पॉलिटिशियन पॉपुलिज्म। यहां लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा ये इससे रिलेटेड है। एग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, यानी लालची राजनेताओं के लालच का फल है ये आंदोलन। यानी क्यों? क्योंकि लालची तो है कि साल का वृक्ष उखाड़ दें और सागौन का लगा दें। क्यों लगा दें भाई साहब? क्योंकि उससे व्यापारिक लाभ ज्यादा होगा, सागौन की लकड़ी ज्यादा महंगी बिकेगी, चाहे जो है प्रकृति का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो आदिवासियों ने सिंहभूमि जिले से जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का नाम था जंगल बचाओ आंदोलन। आपसे पूछा जाए ये आंदोलन कब चलाया गया, तो ये चलाया गया है 1980 के दशक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तीरथ सिंह रावत, विशन सिंह रावत, कल्याण सिंह रावत या चंडी प्रसाद भट्ट? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैती आंदोलन जो है कल्याण सिंह रावत के द्वारा चलाया गया। देखिए ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो किसी चीज के विरोध में चलाया गया, ये तो एक गलत परंपरा, गलत क्या कहें, ये तो एक परंपरा है। मैं गलत कह दूं और कोई कहे कि सर इसमें गलत क्या है। ये जो शादी होती है और शादी के समय में जो सालियां जूते चुराती हैं दूल्हे के और बाद में जो पैसा मांगती है, मैं उस परंपरा की बात कर रहा हूं। तो मैं गलत या सही
सही की बात नहीं कर रहा, ये परंपरा कल्याण सिंह रावत जी को गलत लगी, उनको गलत लगी और उन्होंने कहा कि इस परंपरा से क्या लाभ, जूते चुरे नहीं, पैसे भी मिल गए, मतलब ये तो बस पैसे का आदान प्रदान हो गया, खेल खाल की रस्म हो गई। इससे कुछ ऐसे ही परंपरा बनाई जाए जिससे प्रकृति को फायदा हो। तो उन्होंने क्या करा कि ये जो जूता चोरी की रस्म थी अपने क्षेत्र में, ये बंद करा दी, जूता चोरी की रस्म बंद करा दी और ये कहा कि जूते तो आप चुराओ, लेकिन जब जूते चुराओगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा, बदले में मिलेगा एक पौधा, और ये पौधा आपको उगाना पड़ेगा, यानी पेड़ लगाना पड़ेगा। तो पैसों के स्थान पर क्या मिलेगा, पौधा मिलेगा, और ये पौधा आपको उगाना पड़ेगा। बाद में उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में ये परंपरा ही बन गई कि शादी के अवसर पर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को पौधा दिया जाता है, पेड़ दिए जाते हैं और वो वहां लगाई जाती है, और जब कोई चीज रस्म बन जाती है तो वो बड़े शिद्दत से निभाई जाती है। तो देखिए पर्यावरण का तो फायदा ही हुआ ना कि शादी की रस्म बन गई कि भाई एक पक्ष दूसरे पक्ष को पौधा देगा, दूसरा पक्ष उस पौधे को लगाएगा। अब चूंकि शादी से लगी हुई है, शादी की निशानी है, तो उसका पालन पोषण भी बड़ा ध्यान से किया जाएगा, तो पौधा जो है फल फूल भी जाएगा। यह आंदोलन इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि कनाडा की प्रधानमंत्री इस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अपने देश में यह परंपरा चलाई कि शादी के समय में एक पक्ष दूसरे पक्ष को पौधे देगा और वो पौधे दूसरा पक्ष रोपित करेगा। सोचिए इतना ज्यादा फेमस हुआ यह आंदोलन, कोई छोटा मोटा नहीं। और ये कब चलाया गया, तो ये चलाया गया है आपका 1994 के दशक में। चलिए अगला है, किस भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन गठित किया जाता है। तो देखिए आरक्षित वन हो, संरक्षित वन हो या फिर ग्राम वन हो, ये सभी वन किसके तहत गठित किए जाते हैं, तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1927। चलिए अगला प्रश्न है, किस वन क्षेत्र में पशु चारागाहों के व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश तथा लकड़ियां लेने की अनुमति नहीं होती। यानी कि आप उस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर सकते और वहां से लकड़ियां नहीं ले सकते। पेड़ की काटी हुई लकड़ियां छोड़ो, अगर कोई सूखी लकड़ियां भी नीचे पड़ी हुई हैं तो आप वो भी एकत्रित नहीं कर सकते। इस प्रकार के वन क्या कहलाते हैं, तो इस प्रकार के वन कहलाते हैं आरक्षित वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वन क्षेत्र में वनोत्पाद के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति होती है। देखिए आरक्षित वनों में तो कोई अनुमति नहीं होती, वहां पे तो अगर नीचे भी जमीन पर गिर जाए तो आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। तो वनोत्पाद के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति किस प्रकार के वनों में होती है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संरक्षित वन। संरक्षित वनों में वनोत्पाद के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति होती है। अगला है, वन ह्रास का सबसे मुख्य कारण क्या है। सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास या कृषि विकास। देखिए इन सभी की वजह से वन ह्रास होता है। यदि सड़कों का विकास कर रहे हैं तो जंगल काटा जाएगा, तभी तो सड़कें बनाई जाएंगी। नदी घाटी परियोजनाएं चलती हैं तब सड़कें जंगल काटते हैं। मेट्रो के पुल बनते हैं तब जो है हमारे को पेड़ काटने पड़ते हैं। कृषि विकास, कृषि क्षेत्र भूमि बनानी है तब जो है हमें पेड़ काटने पड़ते हैं। तो पेड़ों को तो कटना ही होता है, वन का तो ह्रास होता ही है यदि किसी भी प्रकार का विकास किया जाए। पर यदि सबसे प्रमुख देखा जाए तो औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास जो है वनों में सबसे ज्यादा कमी का कारण बनता है। तो वन ह्रास का सबसे मुख्य कारण क्या हो जाएगा, औद्योगिक विकास। चलिए अगला है, किन वनों का स्वामित्व और प्रशासन स्थानीय निकायों के अधीन रहता है। निजी वन, राजकीय वन, वाणिज्यिक वन या उपयोगी वन। तो जो वाणिज्यिक वन होते हैं उसका स्वामित्व और प्रशासन जो है स्थानीय निकायों के अधीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। अब बात कर लेते हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की, कुछ का रिवीजन करेंगे, कुछ नए पढ़ेंगे। तो बात बतानी है आपको, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में। तो देखिए कश्मीर में तो हमने शायद पिछले ही वीडियो में पढ़ी है कि 3 राष्ट्रीय उद्यान है कश्मीर में। एक तो दाचीगम, दाचीगम जो कि भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां कश्मीरी स्टेग या हंगुल हिरण मिलता है। और इसके अलावा हमने दूसरा कौन सा पढ़ा है, दूसरा हमने पढ़ा है किश्तवाड़, और एक हमने पढ़ा है सलीम अली। जबकि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है आपका लद्दाख में स्थित। तो हेमी राष्ट्रीय उद्यान
ये तो सुमेलित नहीं हो सकता। बात करें गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये उत्तराखंड में ही है, यानी यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। उत्तराखंड में कौन कौन से अगर आपसे पूछा जाए तो ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं बताने में। जिम कॉर्बेट, मुझे नहीं लगता कि किसी को यह न पता हो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब नहीं सुने आपने कि ये यहां पर है उत्तराखंड में। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क आपको याद करना पड़ेगा। राजाजी नेशनल पार्क ऋषिकेश हरिद्वार के क्षेत्र में पड़ता है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर, सब जानते हैं उत्तराखंड में यूनेस्को की विश्व धरोहर है। जिसे नहीं पता वो याद कर लीजिएगा। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां है? तो उत्तराखंड में है। ये तो 5 हो गए, और छठा कौन सा हो गया? गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका उत्तराखंड में है। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान आप उत्तराखंड के याद कीजिएगा। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कहां का है? ये है बिहार का। बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वहीं बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी आपका सुमेलित दिया हुआ है दोस्तों, झारखंड में। एक काम कीजिए, इसको काट करके कुछ और कर लीजिए, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। पीडीएफ में मैं इसे सही कर दूंगा। इसे राजस्थान कर लीजिए। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है और ये भी झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहां पर ये जो हमने प्रश्न चेंज करा है, इसके बाद इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां स्थित है? ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित नहीं है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, असम। तो दोस्तों असम के राष्ट्रीय उद्यानों पर हमने चर्चा करी थी। असम में काजीरंगा है, मानस है, डिब्रू साइकोवा है, देहिंग पटगई है, ओरांग है, नामेरी है और रायमोना है। ये कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में है। इसका मतलब ये तो सुमेलित है। यदि आपसे बात करें खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बात करें कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कालेसर राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में नहीं है दोस्तों, ये पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, एक तो पड़ता है कालेसर और एक है आपका सुल्तानपुर। ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपके हरियाणा में। जबकि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ था, पन्ना था, कूनो था, पेंच था, सतपुड़ा था, वन विहार था, संजय था, इसके अलावा माधव था, जीवाश्म था और इंदिरा प्रियदर्शनी था। तो ये सारे हमने जो है मध्य प्रदेश में पढ़े थे। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। आपसे सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा यदि बात करें महावीर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों गोवा में। ये गोवा का एकमात्र नेशनल पार्क है। जबकि मेघालय में हमने 2 पढ़े थे दोस्तों, कौन कौन से? एक पढ़ा था हमने नौकरेक और एक हमने पढ़ा था बालफकराम। बालफकराम, ये दोनों ही हमने मेघालय में पढ़े थे। नागालैंड में भी एक था और वो कौन सा था? तो वो था इंताकी। जबकि मिजोरम में हमने 2 नेशनल पार्क पढ़े थे, एक का नाम था मुरलेन नेशनल पार्क और एक का नाम क्या था? तो एक का नाम था फवंगपुई नीला पर्वत। याद आ रहा है दोस्तों या भूल भाल गए सब? भूलिएगा मत, इन्हें पढ़ते रहिए क्योंकि ये एक दिन में याद होने वाले नहीं है। इनका आप बार बार रिवीजन करेंगे, एग्जाम तक लगातार इनका रिवीजन करेंगे, तब जाके याद होगा। मैं तो रिवीजन कराऊंगा ही, पर अपने लेवल पे आपको ज्यादा प्रयासरत रहना होगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित नहीं है? यदि बात करें हम कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो कर्नाटक में कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा कर्नाटक में एक नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, एक आपका अंशी राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। ये सभी कर्नाटक में पड़ते हैं। जबकि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं पड़ता। ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये कर्नाटक में स्थित नहीं है।
अगला है मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मथिकेट्टन शोला केरल में स्थित है। अभी केरल के, हिमाचल प्रदेश के, इन सब पे मैंने अभी चर्चा नहीं करी क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको याद कराना चाहता हूं। कुछ जो हम पढ़ चुके हैं उन पर रिवीजन करते हैं और कुछ के नाम मैं आपको नए बताते चलता हूं। तो आपको जिस हिसाब से बता रहा हूं आप करते चलिए, एग्जाम तक आपको सारे याद करा दी जाएंगे, लेकिन आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। तो मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। निम्न में से किस राज्य में एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। तो सिक्किम में आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? कंचनजंगा। मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वहीं बात करें झारखंड की तो त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क हमने पढ़े थे। एक था हमने पढ़ा था क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, साथ ही हमने कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था बिसन राष्ट्रीय उद्यान या बिसन नेशनल पार्क। तो त्रिपुरा में एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि झारखंड में एक ही है, और वो कौन सा है? वो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आने से ज्यादा मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों की बदौलत आपके सिलेक्शन में बहुत ही मदद आपको मिलेगी। आप आसानी से अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।